हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। इरिगेशन के सब्जेक्ट में हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है और चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं, है ना। अब पार्ट 2 के हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। आज हमारा इरिगेशन को जो चैप्टर 2 है वो फाइनली फिनिश हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे इरिगेशन का पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है सॉइल, मॉइस्चर एंड प्लांट के बीच का रिलेशनशिप, है ना। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अवेलेबल वाटर क्या होता है, अनअवेलेबल वाटर क्या होता है, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखिए, मैं हर बार इसीलिए रिपीट कराता हूं ताकि आपको एकदम हर चीज ना एकदम अच्छे से याद रहे, है ना। छोटे छोटे डेफिनेशन है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, उन्हें भूलना नहीं है, एकदम आपको अच्छे से याद रखना है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होगा कि प्लांट के शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, बुआई से लेकर के कटाई तक, जितना समय में वो जितना पानी यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अपने जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे वाटर एफिशिएंसीज के बारे में देख रहे थे, है ना। ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाकर के देखिए, ओके। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में क्या चीज पे एंड किए थे, हम लोग देख रहे थे वाटर एफिशिएंसीज, ठीक है। वहां हम लोगों ने देखा था वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी देखा था, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी देखा था, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी देखा था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी देखा था, ठीक है। तो अभी हम लोगों को एफिशिएंसी को एकदम आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी जब अच्छे से आएगा तभी आपसे आज का जो हमारा टॉपिक है कंजम्पटिव यूज, ठीक है, या फिर कहें इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, हमें बेसिकली पढ़ना है इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। 5 रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर 2 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो इसको पढ़ने के लिए ना आपको क्या आना चाहिए, आपको इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में आना चाहिए, है ना। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी एफिशिएंसीज हम लोगों ने पढ़ा था। जब एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो हम लोग कौन कौन से एफिशिएंसी पढ़े थे। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, जिसे मैंने किससे डिनोट किया था, एनसी से, ओके। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, और फिर पढ़ा था पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, इन सारी चीजों को अच्छे से समझना है, तब आपका क्या बनेगा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का चैप्टर आपसे बनेगा, ठीक है। तो मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है, क्योंकि ये चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंजम्पटिव यूज क्या होता है, ठीक है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर कि एक्चुअली में कंजम्पटिव यूज होता क्या है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सीयू से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या आएगा, इसका डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर कहें इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, या फिर क्रॉप लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट और क्रॉप बाय ट्रांसपीरेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर लॉस एंड अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, ठीक है। तो समझिए डेफिनेशन में बोल क्या रहा है
इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय ट्रांसपीरेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। कि आप आप अपने क्रॉप को पानी दे रहे हैं तो कितना पानी उसमें लग रहा है जिसमें से वो क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन में यूज कर रहा है। अभी देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है। कितना आपका प्लांट ट्रांसपीरेशन में ले रहा है और कितना लॉस हो रहा है आपका इवापोरेशन के कारण, ठीक है। तो ये जितना वाटर आप यूज करते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज कहते हैं। अब देखो एक चीज समझो ट्रांसपीरेशन के बारे में। आपने क्या किया, ये आपका लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, कोई फील्ड है आपका। यहां आपने क्या किया, बीज डाला, सोविंग किया, ठीक है, क्या किया, बुआई किया या फिर सोविंग किया, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। आपका प्लांट ग्रो किया, यहां उसके रूट्स थे, ठीक है। आपने क्या किया, वाटरिंग किया। वाटरिंग करेंगे तो कुछ वाटर क्या होगा, इसके रूट जोन में रुकेगा। फिर क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का एक्शन कैसे होगा, कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, रूट से क्या होता है, पानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। जो रूट्स में पानी होंगे वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्लांट उसे यूज करेगा अपने ग्रोइंग में, अपने ग्रोथ के लिए उसे यूज करेगा। फिर क्या होगा, पानी ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर जाएगा तो प्लांट के जो लीव्स होंगे, जो पत्ते होंगे, आप लोग देखेंगे वहां क्या आ जाता है, पानी पहुंच जाता है। जितना पानी उसे चाहिए, जितने आपके प्लांट को पानी का जरूरत होता है उतना वो लेता है, और एक्सेस जो होता है उसे वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से पत्ते से अपने लीव से बाहर कर देता है। तो ये क्या कहलाया, ट्रांसपीरेशन कहलाया। ये क्या कहलाया, ट्रांसपीरेशन। अब आपके सन रेस के कारण, ठीक है, जो गर्मी पड़ती है, धूप पड़ता है, उसका जो एक्शन होगा, अब उसके कारण क्या होगा, यहां से आपका जो वाटर रहेगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वेपर्स बन करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये वेपर्स बन के वाटर क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो यही चीज क्या कहलाता है, आपके पास पानी था, सन का रे पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो वो क्या हुआ, वेपर्स बना, वो क्या कहलाया, इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाया, ठीक है। तो ये कहलाया इवेपोरेशन, ये कहलाया ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब जब दोनों चीजें एक साथ होंगी, दोनों चीजें एक साथ होंगी और यहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और लीव से भी ये जो लीव्स पे पानी थे वो भी क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इवेपोट्रांसपीरेशन कहलाएगा। तो टर्म समझ में आया, ट्रांसपीरेशन का टर्म समझ में आया, इवापोरेशन का समझ में आया, और इवेपोट्रांसपीरेशन का टर्म समझ में आया। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहां, हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। अभी के लिए इतना जानना आपका जरूरी था, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो समझ में आया इवापोरेशन क्या हुआ। तो जब इस सारे प्रोसेस में कितना पानी आपने यूज किया अपने प्लांट के ग्रोथ में और कितना लॉस हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। पहला टर्म ये था, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। सेकंड आपके से पूछा जाएगा, जस्ट डेफिनेशंस है, आज के क्लास में पूरा थ्योरी, डेफिनेशंस, यही चीजें होंगी, तो अच्छे से इसे समझना। अब देखो सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड आपका टर्म आता है या सेकंड आपका डेफिनेशन का आता है इफेक्टिव रेनफॉल। देखो ये सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी आज की। देखो क्या आता है सेकंड, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल, RE से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इफेक्टिव रेनफॉल क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ रेनफॉल, इट इज द पार्ट ऑफ रेनफॉल which falls during growing period of crops, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव मतलब समझो क्या होता है, आपका एक एरिया है, ठीक है, आपका एक एरिया है, वहां क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, रेन हो रहा है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है, लेकिन पूरा रेनफॉल आपके किसी काम का नहीं है, आपके काम का उतना ही रेनफॉल है जो आपके क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड में आपके काम आए, है ना। भैया आपने क्रॉप ग्रो किया, आपके क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड है कुछ, अब उस दौरान जो पानी गिरेगा वो आपके काम का है, बाकी जो गिर रहा है पानी वो तो आपके काम का नहीं है।
वही चीज क्या कह रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ रेनफॉल। पूरा रेनफॉल हो रहा है, कभी भी रेनफॉल हो रहा है, वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या चीज है, जो आपके ग्रोइंग पीरियड में, क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड में जो पानी गिरता है, जो आपके क्रॉप के ग्रोथ में काम आता है ना, जो पानी, जो रेनफॉल का जो वाटर है वो आपके क्रॉप के ग्रोथ में जो काम आता है, उसे ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। इजी है, इट इज द पार्ट ऑफ रेनफॉल विच फॉल्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप। पूरा पानी गिर रहा था, आपके काम का नहीं है। जितना पानी आपके काम का है वही जो आपके क्रॉप के ग्रोइंग में, जो आपके क्रॉप के ग्रो होने में मदद करे, जो उसके ग्रोइंग पीरियड में गिरे, वही क्या होगा, आपका इफेक्टिव रेनफॉल होगा। समझ में आया इफेक्टिव का मतलब? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है CIR, यानी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब समझते जाना, शॉर्ट में जो लिखेंगे वही वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ कंजम्पटिव यूज। ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, CU। इट इज द पार्ट ऑफ कंजम्पटिव यूज, जिसको हम लोग CU से डिनोट करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ कंजम्पटिव यूज which is fulfilled by irrigation or application of water। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहा है, आपका रेनफॉल हुआ है ना। कंजम्पटिव यूज का मतलब समझो, कंजम्पटिव यूज मैंने बताया ना कि जितना पानी आपने यूज किया, ठीक है, जो आपके प्लांट के ग्रोथ में काम आया और जो इवेपोरेशन होके लॉस हो गया। ओके, अब देखो रेनफॉल के कारण भी आपको कुछ पानी मिलेगा और कुछ अब जितना फुलफिल होना था वो रेनफॉल से उतना हो गया, जितना आपको रेनफॉल से मिलना था मिल गया। लेकिन अभी भी आपके क्रॉप को क्या है, रिक्वायरमेंट है वाटर का। अभी भी आपके क्रॉप को रिक्वायरमेंट है किसका, वाटर का। अब उसको कैसे फुलफिल करोगे, रेनफॉल तो बंद हो गया, जितना पानी मिलना था मिल गया रेनफॉल से, लेकिन फिर भी आपके क्रॉप को क्या है, रिक्वायरमेंट है पानी का। अब आप उसको कैसे फुलफिल करोगे, इरिगेशन से, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर से, है ना। तो अब आपको बोलेगा ना कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना है, तो कैसे लिखेंगे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को, देखो ये लिख लिया डेफिनेशन सभी ने। अब देखो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अगर आपको फॉर्मूले के टर्म में समझना है तो आप कैसे लिखोगे, ये देखो CIR से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, CIR से इसको डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अब अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो CIR को किससे डिनोट करेंगे, पार्ट ऑफ कंजम्पटिव यूज, ये CU है, पार्ट ऑफ कंजम्पटिव यूज क्या माइनस कर देंगे, इफेक्टिव रेनफॉल को, RE को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखो RE को हमने क्या किया, RE को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। समझ में आया क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, जितना पानी आपके क्रॉप को लेना था रेनफॉल से उसने ले लिया, लेकिन अभी भी उसको पानी का जरूरत है। अब कैसे उसको फुलफिल करोगे, उसके रिक्वायरमेंट को, अब आप उसको फुलफिल करोगे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरिगेशन बोलते हैं। तो अब उसको क्या करोगे आप, इसमें से जितना पानी आपने इरिगेशन के लिए दिया उसमें से क्या करोगे, इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस कर देना, आपको निकल जाएगा CIR। ठीक है, तो अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा, इससे मैंने बताया ना कि चैप्टर 2 से आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो देखो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा, बोलेगा CIR निकाल के बताओ, इफेक्टिव रेनफॉल आपको दे दिया रहेगा और ये दोनों टर्म दे दिए रहेंगे और बोलेगा CIR निकाल के बताओ, तो क्या करोगे, कंजम्पटिव यूज माइनस RE कर देना, इफेक्टिव रेनफॉल निकल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए इफेक्टिव रेनफॉल दिया रहेगा, CIR का वैल्यू दिया रहेगा, ये निकालने के लिए बोलेगा, तो निकाल सकते हो कंजम्पटिव यूज, बिल्कुल निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करेगा, अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल को पूछ सकता है। क्लियर है, CIR समझ में आया। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट
इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे? एनआईआर। इसको किससे डिनोट करते हैं? एनआईआर से। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना एनआईआर, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, ये आपको शॉर्ट टर्म में ही पूछेगा, बड़ा मीनिंग आपको उसका लॉन्ग फुल फॉर्म याद होना चाहिए। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो शॉर्ट टर्म में ही बोलेगा एनआईआर निकाल के बताओ। अब एनआईआर क्या होता है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट से क्या समझ रहे हो आप कि कुल मिला करके आपको कितना पानी लगा। ठीक है, टोटल आपको पूरे इरिगेशन के प्रोसेस में कितना पानी लगा, सब चीज को मिला करके आपको कितना पानी लगा, उसे ही वो क्या कह रहा है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कुल मिलाकर के आपको कितना इरिगेशन का रिक्वायरमेंट था, कितने पानी का जरूरत था। ठीक है, कितने इरिगेशन वाटर का जरूरत था कुल, उसको क्या बोलता है वो? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी ये देखो। एनआईआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआईआर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? सीआईआर, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, प्लस एल आर, ये क्या होता है? लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, प्लस प्री शोविंग रिक्वायरमेंट। अब क्या क्या चीजें होती है देख लेते हैं एक बार, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। वेयर एल आर क्या होता है? लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट, लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट? समझो भाई, ये आपका फील्ड है, यहां आपने क्या किया? क्रॉप ग्रो कर दिया है। आपने क्रॉप ग्रो कर दिया, ये क्या है आपका? रूट्स हैं उसके। आपने क्या किया? वाटरिंग किया। अब वाटरिंग के प्रोसेस में क्या होगा? पानी अंदर जाएगा। अब एक हद तक पानी अंदर जाने के बाद क्या होता है? कैपिलरी एक्शन से पानी क्या होता है? ऊपर आता है। अब जब ऊपर आता है ना, तो क्या होता है? कभी कभी देखना एक्सेस वाटर ऊपर आ जाता है, तो यहां पर ना ब्लॉकेज हो जाता है और ये सॉइल क्या हो जाता है? फूल जाता है। पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं इसके और सॉइल क्या हो जाता है? फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस। और यहां पर क्या होता है? व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, देखना सॉइल क्या होता है? कभी कभी देखना फूलने टाइप का हो जाता है, एफ्लोरेसेंस हो जाता है उसमें और व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। वो व्हाइट पैचेस कुछ और नहीं होते, वो सेलाइन सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? सेलाइन सॉल्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं? पोर को ना ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके मान के चलिए, अब भाई इंसान के शरीर में भी क्या होता है? पोर्स अगर आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? आप सांस नहीं ले पाओगे, एयर पास नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके की चीजें क्या होती है? सॉइल में भी होती है। पोर्स ब्लॉक हो गए, वो एयर नहीं जा पाया उसमें। थ्री फेज डायग्राम पढ़े थे ना, सॉलिड वाटर एयर। ठीक है, तो एयर नहीं जा पाता है, तो अब उस केस में क्या करते हैं हम लोग? और उसमें पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वाटर हम लोग क्या करते हैं? डालते हैं इसमें। तो ये जो सेलाइन सॉल्ट्स होते हैं ना, वो क्या होता है? डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है? वो वाटर टेबल में चले जाते हैं डिसॉल्व होकर के। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाते हैं, या फिर वो निकल जाता है रन ऑफ के थ्रू। ठीक है, दोनों प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? वाटर टेबल में डिसॉल्व होकर के चला जाता है, या फिर एक्सेस वाटर रन ऑफ होकर के निकल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपका सेलाइन सॉल्ट क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो एक्चुअली में लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सेलाइन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, सेलाइन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो वाटर की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सेकेंड चीज क्या लिखा है हमने? पीएसआर। पीएसआर क्या होता है? प्री सोविंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्री सोविंग रिक्वायरमेंट मतलब आपने बीज डालना है, आपको बुआई करनी है, बीज डालना पड़ेगा। जो भी क्रॉप या प्लांट उगाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको लैंड में पानी डालना पड़ेगा, मॉइस्ट करना पड़ेगा लैंड को, उसके बाद ही तो बीज डालोगे। या फिर सूखे जमीन में जाकर के बीज डाल दिया और पेड़ उग गया, नहीं करते ना ऐसा। क्या करते हैं? पहले उसमें पानी डालते हैं, उसका एक मॉइस्चर कंटेंट तक उसे ले करके आते हैं अपने सॉइल को, उसके बाद उसमें क्या करते हैं? बीज डालते हैं। तो भैया बीज डालने से पहले भी तो क्या करना पड़ा हमें? वाटर की जरूरत पड़ी, पानी का जरूरत पड़ा ना। आपने क्रॉप ग्रो भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको वाटर के रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, आपको पानी लगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्री सोविंग रिक्वायरमेंट। प्री सोविंग, प्री का मतलब क्या? पहले, सोइंग मतलब क्या? बुआई। तो मतलब बुआई के पहले आपको जितना पानी का जरूरत पड़ा, वो क्या हो गया? पीएसआर, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि टोटल आपको सारे प्रोसेस में इरिगेशन के कितना पानी लगा। तो कितना पानी लगा? सीआईआर, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग वाटर रिक्वायरमेंट, प्लस पीएसआर, प्री सोविंग रिक्वायरमेंट। तो
तो ये तीनों चीजों को मिला करके क्या बना हमारा NIR बनता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चलो अब क्या आएगा आपका FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैंने कहा था ना आपको एफिशिएंसी अच्छे से पता होनी चाहिए, यही चीज है। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा ये देख लो पहले। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपको फील्ड तक आपको पानी पहुंचाना है। ठीक है, फील्ड तक आपको क्या करना है, पानी पहुंचा रहे हो आप, फील्ड में दिए पानी। अब फील्ड में कितना पानी आया और कितना पानी लॉस हो गया, भैया आपने क्या किया, एक तरफ से क्या किया आपने, पानी को यहां से वहां पहुंचाया अपने फील्ड में, तो यहां से वहां जाते तक कुछ तो लॉस होगा, सरफेस पे कुछ तो लॉस होगा, या फिर आपने फील्ड में पानी डाल दिया तो भी कुछ लॉसेस होंगे उसमें, है ना। तो अब देखो क्या होता है, वो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को FIR से डिनोट करते हैं। तो ये कितना रिक्वायर, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR प्लस सरफेस लॉसेस। सरफेस लॉसेस, जो सरफेस पे आपके लॉसेस होंगे उसको लिखोगे आप, या फिर और क्या लिख सकते हैं, इसी को, इसे ही हम लिखते हैं FIR इज इक्वल टू NIR डिवाइडेड बाई NA। मतलब क्या, NA क्या होता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पढ़े थे ना पिछले वीडियो में, तभी मैंने बोला ना कि अपने को क्या आना चाहिए, हमें ये एफिशिएंसीज अच्छे से आनी चाहिए, इरिगेशन एफिशिएंसीज हमें अच्छे से आनी चाहिए, तभी हमसे बनेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, सरफेस लॉसेस को दे देगा। ठीक है, हाँ सरफेस लॉस को दे देगा आपको, या फिर कहेगा, या फिर आपको क्या करना है, सरफेस लॉस दे देगा, या फिर कहेगा एप्लीकेशन एफिशिएंसी इतना है। तो FIR क्या होगा, FIR इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NIR डिवाइडेड बाई NA। NA क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। समझ में आया ये चीज, क्या होता है ये, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। ओके, समझ में आया, यहां तक की चीजें सबको समझ में आई, FIR समझ में आया, NIR समझ में आया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चलो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को किससे डिनोट करते हैं, GIR से। ठीक है, अब देखो GIR से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है कि कितना पानी आपको फील्ड में चाहिए। ठीक है, कितना पानी फील्ड में चाहिए, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लॉस ड्यू टू कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस के आप कन्वे करते हो पानी को एक तरफ से दूसरे तरफ, तो लॉसेस होते हैं। किसके कारण लॉसेस होते हैं, सीपेज के कारण हो सकता है, इवेपोरेशन के कारण लॉस हो सकता है, तो उसको भी तो अकाउंट करके चलना पड़ेगा, उसको भी तो लेकर के चलना पड़ेगा। वरना क्या हुआ, आपके फील्ड को जरूरत है, लगभग आपके फील्ड को जरूरत है, मान लीजिए 10 क्यूमेक पानी का जरूरत है ना, अब वहां से आपने 10 छोड़ा, लेकिन पहुंच कितना पाया फील्ड में 8, मतलब 2 का तो नुकसान हो गया। तो आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलोगे, है ना। वही चीज क्या बोल रहा है आपका GIR में, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। GIR क्या होता है, GIR को क्या कह रहा है, वो आपका होगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR प्लस कन्वेयंस लॉस। अब ये कन्वेयंस लॉस किसके कारण होता है, इवेपोरेशन के कारण। कैसे, ये देखो आपने ये कैनल बना रखा है, ये आपके पास कैनल है, और ये क्या है आपका फील्ड है। अब आपने क्या किया, यहां से यहां तक वाटर पहुंचाया, यहां से ये पानी चल रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक वाटर पहुंचाया, तो अब यहां से आपके फील्ड तक पानी जब पहुंच रहा है तो कुछ सीपेज होगा, सीपेज हो सकता है, वहां इवेपोरेशन हो सकता है, उस वाटर का इवेपोरेट हो सकता है, तो उसके कारण लॉसेस होंगे, तो उसको भी अकाउंट करके चलना है, तो वो क्या कहलाया आपका GIR कहलाता है। इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं GIR को और अच्छे से लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, GIR इज इक्वल टू FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय
कन्वीनियंस एफिशिएंसी या कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ठीक है, कन्वे करने के तरफ जब हम लोग पढ़े थे ना, सबसे पहला हम लोग यही पढ़े थे एनसी, ठीक है, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो आपको ये चीज दिया रहेगा, एफआईआर दे देगा, कन्वीनियंस एफिशिएंसी दे देगा, तो आपको जीआईआर निकालते बन जाएगा, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक डेफिनेशंस थे जो आपको जानने जरूरी थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ये सारी चीजों को पढ़ना है हमें, ओके। तो यहां पर आपका जितना आपका पढ़ने का था चैप्टर 2 में, जो चीजें आपके इंपॉर्टेंट थी और जो चीजें आपके सारे एग्जाम में कवर हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज अगर आपसे पूछे कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, जीआईआर, एफआईआर, एनआईआर, सीआईआर में कौन सी वैल्यू कैसे बड़ी होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो जीआईआर इज ग्रेटर देन एफआईआर and FIR is greater than NIR and NIR is greater than CIR। क्लियर है? ये चीज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इस तरीके से, ओके। तो ये चीज को इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आप इसको लिख सकते हो, ओके। तो यहां पर आपका चैप्टर 2 भी फिनिश होता है ना, आपका इरिगेशन का चैप्टर 2 भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 जो कि होगा कैनल डिजाइन, ठीक है। कैनल की डिजाइनिंग हम लोग पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ कैनल्स, जहां हमें पढ़ना है लाइन कैनल के बारे में देखेंगे, बट बेसिकली डील हम लोग करेंगे अनलाइंड कैनल के बारे में, जानेंगे लाइन कैनल क्या होता है, अनलाइन कैनल क्या होता है। अनलाइन कैनल को इसलिए ध्यान देना है क्योंकि वहां हमें लेसिस थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, और हमें कैनेडिस थ्योरी को पढ़ना है, उनकी लिमिटेशन क्या थी, डिफरेंस क्या थे, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना है उसमें से, ओके। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका चैप्टर 2 भी यहां पर एंड होता है। चैप्टर 2 की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आज के इस वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितनी अच्छे से आपको चीजें समझ में आई है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर दिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।